इसके बाद आप देखते हैं गति के प्रकार। तो गति किस प्रकार का हो सकता है? तो गति के अगर हम लोग प्रकार मुख्यतः अगर देखेंगे तो मुख्यतः 4 प्रकार के गति होते हैं। तो 4 प्रकार के गतियों में कौन कौन सा गति होते हैं? पहला होता है स्थानांतरित गति, दूसरा होता है घूर्णन गति, तीसरा होता है कंपन गति और चौथा होता है आवर्त गति। और अगर इसको आप अंग्रेजी में सुनेंगे गति के प्रकार, स्थानांतरित गति को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेट, घूर्णन गति को हम लोग कहते हैं रोटरी मोशन, कंपन गति को बोलते हैं हम लोग वाइब्रेशनल मोशन और आवर्त गति को कहते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। गति के प्रकारों से आप लोग कंफर्म हो गए? तब फिर हम लोग उसके अंदर की ओर जाएंगे। तो गति का जो पहला प्रकार है वो हम लोगों का है स्थानांतरित गति। तो स्थानांतरित गति क्या होता है? तो जब भी कोई वस्तु है, ठीक ना, वो आपका सरल रेखा में गति करती है, ठीक है, या फिर एक ऐसा रास्ता या तो पूरा सीधा है या तो वो सर्कुलर है, गति के रिस्पेक्ट में वो गति कर रहा है। तो स्थानांतरित गति के जो है मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। इसमें स्थान परिवर्तन वाला गति में पहला है रेखीय गति, दूसरा है वृत्तीय गति और तीसरा है अनियमित गति। तो रेखीय गति हम लोग किसको कहेंगे? रेखीय गति में है कि कोई वस्तु एकदम सीधे तौर पे जा रही है, दूरी को हम लोग कवर करते हैं, तो वो हो गया सीधी रेखीय गति। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप देख रहे हैं पटरी पर चलती हुई ट्रेन गाड़ी, सड़क पर चलती हुई कोई भी कार या बस, तीसरा हो सकता है हवा में उड़ती हुई वायुयान, ये एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। दूसरा है हम लोग का वृत्तीय गति। अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ में गतिमान है, जैसे कि वृत्त है, वृत्त के चारों ओर घूम रही है कोई वस्तु, तो फिर हम लोग बोलेंगे उसको वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, ये एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। तीसरा होता है अनियमित गति। अनियमित गति ऐसे गति को बोलते हैं जिसमें कोई निश्चित पथ नहीं होता है। जैसे अगर आप दुमका से रांची की ओर जा रहे हैं, तो दुमका से रांची का अगर आप उसका हवाई दूरी देखेंगे तो लगभग समझिए कि वो एक रेखीय गति है। लेकिन अगर आप बस के दृष्टि से देखेंगे या ट्रेन की दृष्टि से देखेंगे तो आप उसमें क्या देखते हैं? पहले बस से आप जाइएगा रामगढ़, रामगढ़ से जाइएगा बोकारो, बोकारो से धनबाद, धनबाद से जामताड़ा, फिर दुमका। तो उसका कोई निश्चित पथ है? नहीं है, कभी दाएं कभी बाएं घूमते हुए जा रहा है, यानी अनियमित तरीका से जा रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे अनियमित गति। तो स्थानांतरित गति से संबंधित आप लोगों को क्लियर हो गया होगा? जी सर। जी सर। तो गति का जो दूसरा प्रकार है वो है हम लोग का घूर्णन गति। तो घूर्णन गति बोलेंगे किसी भी वस्तु को जब कोई पिंड एक निश्चित एक्सिस, समझे ना, या निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती है, तब हम लोग कहते हैं उसको घूर्णन गति। तो घूर्णन गति का एग्जाम्पल हम लोग का क्या क्या होगा? जैसे पंखा एक जगह घूम रहा है, पंखा तो वहां छत में फिक्स है लेकिन वो चारों ओर घूम रहा है, तो हम लोग उसको कहेंगे घूर्णन गति। इसके बाद पृथ्वी भी अपना अक्ष पे फिक्स है लेकिन वो घूर्णन कर रही है या नहीं कर रही है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ठीक है ना, तो वो हो गया आपका वृत्तीय गति। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है तो हम लोग उसको कहेंगे वृत्तीय गति। तीसरा हम लोग का होता है कंपन गति। कंपन गति होता है कि जैसे एक तना हुआ तार है। सर बसंत सर कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, कुछ बोल ठीक तो बोल रहे हैं, ठीक पूछिए सर। बोलिए बस। सर आपका हैंड राइज था। हम आ गए, हो गया, रेडी है। ठीक है, सुविधा सर पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपका करेंगे। हाँ कंटिन्यू कीजिए ना।
तब फिर हम लोग देखेंगे कंपन गति। तो कंपन गति किसको कहते हैं? जब कोई पिंड एक माध्य स्थिति यानी कि मीन पोजीशन से ऊपर नीचे या दाएं बाएं गति करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंपन गति। तो कंपन गति का उदाहरण हम लोग किसको मान सकते हैं? जैसे गिटार का तार, वायलिन का तार, ये कहीं तनी हुई तार है उसको हम लोग छेड़ दे रहे हैं, या फिर स्प्रिंग का जो गति है वो हो गया कंपन गति का उदाहरण। इसका गति का तो चौथा प्रकार है वो होता है हम लोग का आवर्त गति। आवर्त गति को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन, या फिर कह सकते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मोशन। तो जो आवर्त गति है, आवर्त गति किस प्रकार की गति को हम लोग कहेंगे? जिसमें एक एक्सिस के फिक्स है, एक निश्चित अंतराल पे वो अपना पोजीशन को फिर से मेंटेन करता है, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल पे वो फिर उसी जगह पे आएगा, फिर उसी रास्ता के अकॉर्डिंग वो मूव करते रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं आवर्त गति, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? घड़ी में लटका हुआ पेंडुलम। तो गति और उसके प्रकारों से आप लोग कंफर्म हो गए हैं? जी सर। अच्छा एक व्हाट्सएप में एक भेजा गया मैसेज, उसको देख लीजिएगा। तो सर इस बार सूर्य तिलक ये वाला टेक्नोलॉजी घटना से संबंधी आ सकती है क्या? उसके नीचे वाला डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। सर रोटेशन में मौत का कुआं में बाइक रेस का एग्जांपल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। यह आपका वो रोटेशन जो होता है वो निश्चित एक्सिस के वहीं घूम रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं। और इसी में हम लोग आगे जैसे देखेंगे गति का जैसे अदर डायमेंशन है या अन्य तथ्य है। तो गति को जानने से हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले जैसे चाल हम लोग जानेंगे या वेग जानेंगे, उससे पहले हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे दूरी और विस्थापन क्या है, इनके बीच हम लोग को अंतर विभेद करना होगा। यानी कि उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो जानना होगा। ठीक है, अगर कोई जानते हैं दूरी के बारे में आप लोग बताइए, दूरी को हम कैसे परिभाषित करेंगे? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट सर। नहीं, ये तो विस्थापन हो गया। दूरी को बोलते हैं वस्तु के द्वारा तय किया गया संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई भी वस्तु अगर हम लोग कहीं से जा रहा है, वो डिपेंड नहीं करे किस रास्ते पे जा रहा है, वो जितना रोड ट्रेवल करके कंप्लीट किया और उसको हम नाप लेंगे, इतना किलोमीटर वो दूरी हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई दो डिस्टेंस है ए और बी, और वो उन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलेंगे विस्थापन। और ए और से बी जाने में चाहे कोई रास्ता ले, इधर घूम के जाए, टेढ़ा मेढ़ा आए, राउंड आए, फिर किधर से जाए, वो हो गया उसका डिस्टेंस। यस सर। दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी सर। हाँ, ये तो उसका पी है, प्रॉपर्टी है। इसके क्या विशेषताओं में बोल सकते हैं कि दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ये आपका स्केलर क्वांटिटी रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर चलिए हम लोग दूरी को एक बार बढ़िया से डिफाइन कर देते हैं कि दूरी को कैसे परिभाषित हम लोग करेंगे। तो दूरी को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि मान लिया जाए कोई दो बिंदु है, ठीक है, तो वो दो बिंदुओं में पहुंचने का रास्ता अलग अलग हो सकता है। तो वो जिस भी रास्ता से जाए, अगर वो रास्ता जितना भी लंबा हो तो उसकी जो वास्तविक लंबाई जो वो तय करती है, ठीक ना, वास्तविक लंबाई जो तय करती है, तो उसको हम लोग कहेंगे दूरी। तो इसको उदाहरण के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं। मान लिया जाए फिर से आप लोग दुमका से रांची आइए, तो आप जगह बदल बदल के आ रहे हैं, ठीक ना, या जिला बदल बदल के आते हैं। इसमें जैसे होता है कि आप थोड़ा सा कौन सा जिला के बाद क्या क्या आता है समझिए। जैसे रांची में है, रांची से आप मान ले जा रहे हैं दुमका, तो रामगढ़ पहुंचेंगे, बोकारो जाएंगे, धनबाद जाएंगे, या फिर अंत में जामताड़ा पे दुमका जाएंगे। तो अब वो आपका जगह बदलते जा रहा है और आपका ये निश्चित दिशा भी नहीं है। तो यहां तक जो कुल कितनी लंबाई जा रही है, कुल कितनी लंबाई दूरी को हम लोग तय कर रहे हैं, लंबाई को तय कर रहे हैं, वो हम लोग का हो गया दूरी। तो यहाँ से जैसे आप दुमका की ओर जा रहे हैं तो आपका बहुत सारा रास्ता हो सकता है। आप हजारीबाग भी होके जा सकते हैं, इधर आप आसनसोल होके भी जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूरी, कि उसके लिए कोई निश्चित पथ नहीं है। वो जिस रास्ता को फॉलो कर लिया, जो वास्तविक लंबाई हो गई, वो हो गई आपका दूरी। तो क्योंकि ये देखिए
इसका कोई दिशा निश्चित नहीं है, इसीलिए दूरी जो है आपका एक अदिश राशि है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग इसको वास्तविक दूरी तय करते हैं, इसीलिए जो दूरी का जो होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। और दूरी के बारे में और कुछ हम लोग जानेंगे, जैसे इसमें अगर हम लोग जो मात्रक अगर पढ़े हुए रहते हैं तो अदिश राशि, सदिश राशि, साथ में उसका मात्रक क्या होता है, दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, वो भी हम लोग अच्छी तरह जान सकते थे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार जान लीजिए। मतलब दूरी है, लंबाई को नापते हैं हम लोग, तो लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, हम लोग का मीटर है, साथ ही साथ हम लोग का चल रहा है। तो अब जो ये दूरी हम लोग तय कर रहे हैं, वो तय जो कर रहे हैं दूरी, उसको हम लोग कौन सा डिवाइस से हम लोग दूरी का मेजरमेंट करते हैं, बताइए आप लोग। ऑडियोमीटर। वो होता है ओडोमीटर। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, तो दूरी जैसे समय जैसे बढ़ते जाता है तो दूरी भी हमेशा बढ़ते रहती है, वो घटती नहीं है। ये आपका विशेषता मिल गया आपको दूरी में। अब दूसरा चीज अगर आप देखिएगा, विस्थापन। विस्थापन हो गया कि दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये हो गया हम लोग का विस्थापन। और विस्थापन में एक चीज अब आप देखिएगा, क्योंकि वो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसकी मार्ग और दिशा निश्चित है, इसी की वजह से वो जो विस्थापन है वो एक सदिश राशि है। और विस्थापन को अगर आप इस प्रकार समझ सकते हैं सर। जी जी, ये थोड़ा हम स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं, कुछ आप बोलते चले जाइएगा, हम आपकी बात को ही कर देंगे तो लोगों को ज्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक, शेयर कीजिए आप। ठीक कीजिए, आप काम कीजिए, कंटिन्यू कीजिए आप। तो जब विस्थापन का हम लोग समझते हैं तो विस्थापन देखिए कि प्रकृति तीन प्रकार का हो सकता है। पहली बात वो धनात्मक हो सकता है, दूसरा चीज ऋणात्मक हो सकता है, और तीसरा चीज वो शून्य हो सकता है। अब ये तीनों जो अवस्था होगा वो कब कब होगा। सबसे पहली बात देखेंगे, अगर कोई दो बिंदु है ए से बी, ठीक ना, तो अगर आप ए से बी की ओर जाते हैं तो वो हो गया आपका धनात्मक दूरी। तो ऐसी अवस्था में ऋणात्मक कब होगा, जब अब ए और बी के बीच में न्यूनतम दूरी आपको पता है, आप क्या करते हैं, ए से बी से जाने के बजाय ए से दूर की ओर हट रहे हैं, यानी कि आपको वो अपना न्यूनतम दूरी को बढ़ा रहे हैं, यानी वो धनात्मक की ओर जा रहा है। और दूसरा चीज है, विस्थापन आपका जीरो कब होगा। आप कहीं भी जाइए, घूम फिर के आइए, अपने मूल अवस्था में अगर आप वापस आ जा रहे हैं, वो हो गया आपका विस्थापन। वैसे स्थिति में शून्य हो गया। जैसे अगर आप वृत्ताकार पथ के चारों ओर घूम रहे हैं, वृत्त के चारों ओर घूम रहे हैं, कोई एक पोजीशन ले लीजिए उसके परिधि में, वहां से चलना शुरू कीजिए, आप घूम के आप लोग परिधि के अकॉर्डिंग आप फिर वही जगह पे आ गए, तब ऐसी अवस्था में जो विस्थापन होगा वो शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन के बारे में आप लोग समझ गए पूरी तरह से। यस सर। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि दूरी और विस्थापन में क्या संबंध है। तो दूरी और विस्थापन में इस प्रकार संबंध है कि जो आपका दूरी है और जो विस्थापन है उसका जो अनुपात होगा हमेशा एक से बड़ा होगा। तो इसका अर्थ समझ रहे हैं आप लोग कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा होगा। सर एक या एक से बड़ा होगा सर, कि एक के इक्वल भी हो सकता है सर। हाँ, मतलब से बड़ा या इक्वल हो सकता है। तो उस चीज समझिए कि हमेशा बड़ा होगा एक से, या तो एक होगा या तो एक से बड़ा होगा, मतलब एक से कम नहीं हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे आप कोई दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि वास्तविक लंबाई तय कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाता है आपका, आप न्यूनतम दूरी भी तो तय कर सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में जो आपका
दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएगा। क्या कभी दूरी विस्थापन से छोटा हो सकता है? नहीं सर। नहीं सर। तो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि डिस्टेंस या तो विस्थापन के बराबर है, ठीक है ना, यानी कि दूरी जो विस्थापन के बराबर है या विस्थापन से बड़ा है। यहां तक आप क्लियर हो गया होगा दूरी और विस्थापन में? यस सर। तो अब जब ये आपका दूरी और विस्थापन को समझ गए हैं, तो इससे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे। अब हम लोग का कॉन्सेप्ट आ जाता है स्पीड का कॉन्सेप्ट। स्पीड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चाल। तो चाल क्या होता है, कोई बता पाएंगे आप लोग? मतलब किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे सर। जी जी, यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्टेंस। हाँ, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम, यानी कि इकाई समय में हम लोग जो दूरी तय करते हैं उसको हम लोग कहते हैं चाल या स्पीड। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी है, दूरी हम लोग का क्या है? ये दूरी जो है हम लोग का क्या है? दूरी एक अदिश राशि है, ये हम लोग पहले बातचीत कर चुके हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग चाल या स्पीड का निकाल रहे हैं तो वो भी एक अदिश राशि है। और यहां पर अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा यूनिट का बात कीजिएगा, कहता है इकाई समय में तय की गई दूरी, ठीक है ना। तो इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी कि ऊपर हो गया आपका दूरी, नीचे हो गया समय। दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? दूरी को मीटर में नापते हैं, और समय को हम लोग सेकंड में नापते हैं, ऐसा यूनिट में। तब ऐसी अवस्था में चाल का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए बसंत सर लिखते जा रहे हैं, और स्पीड को आप लोग समझ गए होंगे, तो हम लोग वेलोसिटी को लिखते हैं। अब वेलोसिटी को समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। तो चाल और सर बाकी लोगों से भी पूछ लीजिए सर, हम लोग तो बोल रहे ठीक है समझ जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग समझ रहे हैं ना? नहीं तो हम लोग हाँ करते जा रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझ रहे होंगे तो पूछ लीजिए। सर क्लियर है मेरी तरफ से भी, बाकी लोग भी बोलिए। सभी लोगों का क्लियर है लग रहा है, इसीलिए उस तरह से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। सर इसमें चाल हमेशा धनात्मक रहेगा सर, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर दे दें, जैसे आपने एसआई यूनिट बताया, अभी एसआई यूनिट तो बता दिया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर दे देंगे तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला को आप समझिएगा कि मीटर पर सेकंड है, तय की गई दूरी को मीटर में नापते हैं हम लोग, और समय को सेकंड में नापते हैं। और तय की गई दूरी क्या है? वो आपका लंबाई है। लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डायमेंशन में एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो आपका समय है, समय को हम लोग का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड क्या चीज है? सेकंड है वो टाइम है। इसी वजह से अगर हम लोग वो जो चाल है उसका अगर हम लोग डायमेंशन को लिखेंगे एल बाई टी, या फिर लिखेंगे एल टी माइनस 1 पावर में, ये हो गया आपका चाल का ऐसा यूनिट और डायमेंशन। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं स्पीड के बाद वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है हम लोग का इकाई सीमा में, तो इकाई समय में या निश्चित दिशा में, यहाँ आपका डायरेक्शन आ गया, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। अगर आप निश्चित दिशा में दूरी तय कर रहे हैं तो फिर ऐसी अवस्था में उसको हम लोग कहेंगे विस्थापन। और विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। इसी तरह हम लोग वेग को लिख सकते हैं, जो विस्थापन होता है, कितना समय में कितना विस्थापन हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं वेग या वेलोसिटी। और विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि निश्चित दिशा में हम लोग गति कर रहे हैं। इसी के कारण से जो वेग है
वेग भी हम लोगों का एक सदिश राशि है। और वेलोसिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन को हम लोग किस में लिखते हैं, मीटर में, और समय को लिखते हैं सेकेंड में। और अगर इसका हम लोग डायमेंशन की बात करें, जो सेम टू सेम डायमेंशन आपका चाल का है वही डायमेंशन आपका वेग का भी होगा, L T⁻⁻1। ये ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, यही तरीका है लिखने का। जी जी, बड़ा ब्रैकेट, मध्यम भी नहीं, छोटा भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये दोनों गलत है, ये वाला। तो अब देखिए, चाल आप लोग समझ गए हैं, वेग आप लोग समझ गए हैं, अब आप लोग समझिए उसका औसत चाल क्या होता है या एवरेज स्पीड क्या होता है। हाँ सर, इसमें अगर ग्राफ दे देंगे ना सर, थोड़ा सा हम लोग का आंसर और अच्छा हो जाएगा सर। ये हम लोग का ग्राफ आएगा, लेकिन कब ग्राफ हम लोग का आएगा, जब हम लोग औसत वेग या सापेक्षिक वेग निकालेंगे। आप मान लीजिए सिर्फ चाल लिखिएगा तो उसको कैसे परिभाषित कर पाइएगा ग्राफ में, लेकिन अगर आप औसत चाल निकालिएगा तब फिर आप लोग उसका ग्राफ बना सकिएगा। तो औसत चाल के बारे में आप लोग समझिए, चाल के बारे में आप लोग पहले ही समझ चुके हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। तो आप लोगों के लिए जानने के लिए ये चीज हो गया कि मान लिया 1 घंटा में कोई 5 किलोमीटर जा रहा है, अगले 1 घंटा में वो 7 किलोमीटर जा रहा है, और फिर अगले घंटा में वो 4 किलोमीटर जा रहा है। तब ऐसी अवस्था में क्या हुआ, क्योंकि वो इकाई समय में अलग अलग दूरी तय कर रहा है, तब फिर आपका जो औसत चाल हम लोग को तब निकालने का जरूरत पड़ेगा। तो औसत चाल को हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल तय समय का जो अनुपात है, इसको हम लोग कहेंगे औसत चाल। तो यहाँ पर देखिए औसत चाल को लिखा गया है तय की गई कुल दूरी और समय अवधि। मान लिया जाए ए और बी अगर कोई दूरी तय कर रहा है, ठीक, तो ए से सी है, सी से डी है, तो सबके बीच का दूरी जो है 5-5 किलोमीटर है, लेकिन सबका जो समय अंतराल है वो समय अंतराल अलग अलग है। जैसे ए से सी के बीच हम लोगों को 5 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लग रहा है, सी से डी जाने में 5 किलोमीटर जाने में हम लोग को 3 घंटे का समय लग रहा है, डी से ई जाने में हम लोगों को 4 घंटे का समय लग रहा है, और ई से बी जाने में हम लोगों को 1 घंटा का समय लग रहा है। तो ऐसी अवस्था में जो हम लोग का औसत चाल जो होगा, सभी दूरियों को जोड़ लीजिए और फिर नीचे कुल कितना भी समय लग रहा है उनको जोड़ लीजिए, और इन दोनों का जो अनुपात होगा वही हम लोग का होगा औसत चाल। तो इसमें जब भी इन सब चीज का आएगा सब, तो प्लीज एक एग्जांपल देकर जरूर समझा दीजिए उसको, सिर्फ परिभाषा छोड़कर मत लिखकर मत आ जाइए, एक उदाहरण तुरंत दे दीजिए, वहां पर एक एग्जांपल दे दीजिएगा तो आपका आंसर वैलिडेट हो जाता है। तो औसत चाल तक आप लोग पूरा क्लियर हैं, तब फिर आप लोग को औसत वेग के बारे में बताएगा इसी एग्जांपल से। क्लियर है सर। तो अगर मान लिया देखिए ए से बी में कोई वस्तु जाता है या कोई गाड़ी जाता है, फिर पुनः वो जो है डी में आ जा रहा है, ए से बी गया, ठीक, और फिर पुनः बी से डी आ गया, तब तो औसत वेग आपका क्या होगा, तब औसत वेग होगा आपका कुल जो विस्थापन हो रहा है और कुल कितना समय लग रहा है। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। हम लोग को 20 किलोमीटर का समय लगा। रुकिए रुकिए, मैं जरा इसको फिर से कर देता हूँ। तो देखिए ए से बी अगर जा रहे हैं हम लोग, तो 20 किलोमीटर पहले गए, और बी से फिर पुनः हम लोग एक बीच में कहीं डी आ जाता है, वो 10 किलोमीटर का दूरी पर है। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग का औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग जो है हम लोग का है कुल कितना विस्थापन हो रहा है और कुल कितना हम लोग को समय लग रहा है उस विस्थापन को तय करने में। तो कुल जो हम लोग का देखिए विस्थापन हो गया 20 में हम लोग 10 घटा दे रहे हैं,
और कुल समय हम लोग को लग रहा है 3 घंटा, यानी कि 10/3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए औसत चाल और औसत वेग में आप लोग को अंतर पता चल रहा है? जी सर। जी सर। ये इसीलिए हम लोग को चाल और जो वेग है उसमें अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। तो हम लोग जो आगे जो भी उसका डायमेंशन को देखते हैं कि आगे हम लोग क्या हो सकता है हम लोग का वेग और इसमें चाल में, आगे हम लोग को होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सापेक्षिक वेग। जैसे एक कोई वस्तु मोशन में है और दूसरा वस्तु उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, ठीक ना, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही वो मोशन में है, तब इस जो किसी के रिस्पेक्ट में या किसी के सापेक्ष में अगर कोई गति कर रहा है तो हम लोग कहेंगे उसको सापेक्षिक वेग। तो सापेक्षिक वेग कब देखिए, आप लोग मैथमेटिक्स में अच्छी तरह से पढ़े हैं सापेक्षिक वेग के बारे में, प्रश्न भी बनाए हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान नहीं है कि हम लोग वो क्या बना रहे हैं। सर सेलिन कुछ राइज कर रहे हैं। माइक ओपन कर लीजिए। बसंत सर। हाँ बोलिए सर, तो आप लिख रहे हैं उसमें मतलब ऐड कर सकते हैं ना, जैसे कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम को भी लिख सकते हैं, डेल्टा को मतलब बोले जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ना सर। किसमें बोल रहे जो सर एग्जांपल आप लिख रहे हैं ना, उसमें हम फॉर्मूला भी तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम को दिखा के। किसके लिए? जा रहा सर क्लियर? वो जो जैसे कि आवाज आ रहा है औसत जो एवरेज वेलोसिटी पढ़ा है ना सर अभी। हाँ, एवरेज वेलोसिटी में उसमें चेंज इन मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम का फॉर्मूला भी तो दे सकते हैं ना। चेंज इन डिवाइड कैसे दे सकते हैं? उसमें ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम सर। अगर औसत जो डेल्टा सर अगर औसत वेग की बात करेंगे, औसत वेग, तो ये कहना चाहते हैं? यस सर। ये रुकिए एक मिनट, वेरीफाई करने दीजिए। ये मुझे नहीं लगता। आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग औसत वेग को लिख रहे हैं तो हम लोग को वहां विस्थापन लिखना है ऊपर में कि हम लोग का कुल विस्थापन कितना हो रहा है। और विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा, वो आप मान लीजिए ए से बी गए और बी से आप फिर से पुनः बीच में आ गए, तो आपका मूल जो विस्थापन हो गया वो तो कम हो गया ना। ये शायद इंस्टेंटेनियस वाला के बात बोल रहे होंगे। नहीं सर, जैसे सुजीत सर बताए ना कि इसमें दो कंडीशन बनता है सर, औसत वेग में दो कंडीशन बनता है। पहला तो सुजीत सर ने जो बताया कि जिसमें कुल विस्थापन डिवाइडेड बाय कुल समय, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि अगर कोई वस्तु निश्चित दिशा पर और निश्चित समय की दर से परिवर्तन होती है ना, तो उस केस में हम लोग का जो औसत वेलोसिटी हो जाएगा वो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2, जो औसत का फॉर्मूला होता है। ये ठीक है सर, व्हाट्सएप में शेयर किए हैं, वो वाला कह रहे थे। अच्छा ठीक, हम लोग बात कर लेंगे उस पर। ठीक है, इस मुद्दे पर ठीक है। सुजीत सर जरा देखिए क्या बोल रहे हैं। ये तो आप कहना चाह रहे, तुम समझ रहे हैं, डेल एस बाय डेल टी मतलब ये h2 माइनस s1। ये ठीक है, ये आपका है कि आपका दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन में नहीं। डेल्टा एस हम लोग किसको बोल रहे हैं? दूरी में परिवर्तन। दूरी को कोई एग्जांपल देखिए तो। विस्थापन तो आपका जो परिवर्तन हो रहा है वो फाइनल है विस्थापन आपका। नहीं, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने से बढ़िया है कि एग्जांपल दीजिए, उस एग्जांपल के माध्यम से समझा दीजिए। आप बोलिए, हम लिखते चले जाएंगे। कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि
एक बार कंसेप्ट एक बार बिल्डअप होता है बार बार, इसीलिए आप एक उदाहरण दीजिए, कोई उदाहरण से बताइए कि इसमें हम लोग औसत चाल ऐसे निकालते हैं, तो वो और ज्यादा निखर कर सामने आ पाएगा। बोलिए। मान लिया जाए कोई वस्तु ए से बी के बीच गति करती है, और ए और बी के बीच की दूरी जो 10 किलोमीटर है, और पुनः वस्तु बी से ए की ओर आती है, परंतु वो 5 किलोमीटर पे रुक जा रही है। और ये 10 किलोमीटर का जो आपका ये दूरी तय करने में उसको 2 घंटे का समय लग रहा है, और जो आपको बी से सी जो 5 किलोमीटर का दूरी तय करने में उनको 1 घंटे का समय लग रहा है। तब ऐसी अवस्था में उसका जो औसत वेग होगा वो होगा विस्थापन बटे कुल समय। तो विस्थापन आपका कितना हो जा रहा है? और नीचे में आपका कुल समय 2 और 3। ये हो जा रहा है आपका औसत वेग। ये कंडीशन हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। आपका छोटे लाल जी आपका माइक से आवाज गूंज रहा है, तो कर दीजिएगा। हाँ, किन्हीं को डाउट था जरा पूछिए, तो क्या बोल रहे थे, क्या सेकंड कंडीशन जरा क्लियर कर दीजिए सबको। हाँ सर, जो अभी सुजीत सर ने जो एग्जांपल बताया सर, ये तो इसका फर्स्ट कंडीशन हो गया, क्योंकि वो फर्स्ट में वो 10 तक गया और वापस आते समय 5 तक आया। लेकिन अगर मेरे को 10 तक जाना है, फिर वापस आना है 10 तक, और टाइम पीरियड आपका सेम है, तो उस केस में सर हम लोग रुक जाइए। मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर है, ठीक। इधर जाने में कितना घंटा लग रहा है बताइए पहले। कोई भी यूनिट टाइम ले लीजिए सर, 1 मिनट 2 मिनट कुछ भी ले लीजिए। चलिए 2 घंटा ले लिए, ठीक। यानी ए से बी को जाने में उसको लग रहा है 2 आवर, ठीक। अब बोलिए। और फिर वापस भी आ रहा है सर, सेम टाइम सेम डिस्टेंस। बी से आने में 2 घंटा लग रहा है, चलिए ठीक। अब बोलिए। अब इसका जो औसत वेग बनेगा सर इसमें, तो इसमें होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तो वेलोसिटी का तो जिक्र ही नहीं है। आरंभ में कितना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ये तो कुछ जिक्र है ही नहीं। वही बात इसमें कि सर किसी वस्तु का वेग अगर निश्चित हो और समय भी निश्चित हो, तब ये एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं सर। हाँ, तो आप एक क्वेश्चन, इसलिए तो मैंने बोला एक क्वेश्चन लाइए जो सिंपल सा है, उस क्वेश्चन को यहाँ हम लोग देखते हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे तो वो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। कोई क्वेश्चन है इसको तय करने वाला, तो मेरा एग्जांपल आप जो कहना चाह रहे हैं तो वो क्लियर ज्यादा हो पाएगा। सर इसमें जैसे वेलोसिटी की बात करेंगे तो सर इसका डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो वेलोसिटी तो मेरा निकल जाएगा 5 किलोमीटर। सुनिए, आप जो बोल रहे हैं, जैसे हम लोग का औसत वेग का जो फॉर्मूला था, हमको थोड़ा सा लग रहा है ना कहीं या तो फिर यहाँ बोल रहा है विस्थापन, वस्तु का विस्थापन बटा समय, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अगर वस्तु यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ से यहाँ आया तो विस्थापन तो शून्य हो गया उसका। जहां से शुरू किया वापस वहां आ गया, तो जहां से शुरू किया ये गया और वापस आ गया, ये सिंपली उसी टाइप से हो गया। कोई ऐसे घूम रहा है वापस यहीं आ गया, तो ये तो इस मामले में इसका डिस्प्लेसमेंट शून्य है। तो चाहे वो स्ट्रेट लाइन में पाथ करे या सर्कुलर या किसी भी पाथ में, ऐसे भी वापस जिस पोजीशन शुरू कर रहा है अगर वहां पर आ रहा है तो विस्थापन तो उसका शून्य हो जा रहा है। आप जो बात कह रहे हैं उसमें तो विस्थापन ही शून्य हो गया, तो कैसे आप v2 - v1 कैसे कर लीजिए बताइए। सुजीत सर क्या सही समझ पा रहे हैं ना? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जब मान ए से बी गया और बी से पुनः ए आ गया, विस्थापन तो आपका शून्य हो गया।
कुछ तो मिस हो रहा है सर कि आपका कॉन्सेप्ट भी सही है, आप सही बोल रहे हैं कि भाई जहां से शुरू किए वही अंत हो रहा है, तो पहले वो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो शून्य हो जाएगा, ऐसे में तो टोटल मेरा शून्य हो जाएगा। कुछ तो मिस हो रहा है सर। जहां तक मुझे लगता है भाई, जहां तक समझ पा रहा हूँ मैं ये इसके लिए केस नहीं बनेगा, आप दूसरे मामले के लिए कर रहे हैं, ठीक, मैं आ जाएंगे हम लोग, लेकिन हालांकि उतना डिटेल हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ आप कहाँ तक कर रहे हैं, आप उठा के लेके आए हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ 10+2 वालों को, इसलिए मैं जान रहा हूँ, लेकिन उसको अभी जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। हम लोग को उतना कंफ्यूज उतना नहीं हम लोग को समझना है, बस आप लोगों को समझना है दूरी क्या होता है, चाल क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, बस आपको छोटा छोटी चीज समझना है। इसमें बहुत ज्यादा हम लोग चाहेंगे तो हम लोग को उधर जेई और नीट वाला एग्जाम में नहीं करना है, आपको एकदम बेसिक जानकारी जो छोटी छोटी चीजें हैं बस इतना ही जानना है। यहाँ से सवाल वैसे बनेंगे भी नहीं, यहाँ से सिंपली सवाल वाले ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो यही सब फॉर्मूला बेस्ड ही बनेंगे। किन्हीं कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, इनसे अच्छा से पूछ लेंगे एक बार और कल भी कर लेंगे, ठीक है ना देवराज जी? आपसे फोन में हम लोग बात कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेंगे। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेंगे। ऐसे में एनसीईआरटी भी मेरा खोला हुआ है, क्लास 9 का एनसीईआरटी में दिया है, पेज नंबर 112 में। फोटो खींच के भेज दीजिएगा। हाँ सर मैं भेज रहा हूँ। इसी में हम लोग जब डायमेंशन आगे की ओर जब हम लोग जाते हैं, जैसे एक हम लोग टर्म देख रहे थे सापेक्षिक वेग, जिसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। आप लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है गणित को बनाते हुए, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग को याद नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने कहाँ बनाया है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग का क्या है कि एक जो वस्तु है दूसरे वस्तु के रिस्पेक्ट में अगर गति कर रहा है, तब हम लोग कहेंगे उसके गति को सापेक्षिक वेग से गति कर रहा है। एक एग्जांपल दे दीजिए सर। मान लिया जाए 2 ट्रेन है, ठीक, तो दोनों एक ही दिशा में गति कर रहा है। तब ऐसी अवस्था में हम लोग क्या निकालते थे, जब एक ही दिशा में जा रहा है तो हम लोग उसका जो वेग है उसको हम लोग घटा देते थे। जैसे हम लोग ट्रेन वाला प्रश्न जब आप लोग बनाते होंगे तो उसमें आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि एक ही दिशा में चलने वाले की जो ट्रेन है वो दोनों का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग घटा देते हैं। तो इस अवस्था में उसका जो सापेक्षिक वेग होगा दोनों का अंतर हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा v1 माइनस v2 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर लिखना है। ये हो गया हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। अब दूसरा कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों ट्रेन जो है विपरीत दिशा में गतिमान है, जी विपरीत दिशा में गतिमान है, तब ऐसी अवस्था में जो उसका सापेक्षिक वेग हो जाएगा दोनों का वेग को हम लोग जोड़ देंगे। इसका अनुभव आप लोग करेंगे, जानते हैं आप लोग ऐसा कीजिए, ट्रेन में बैठे होंगे तो आप लोग देखते हैं मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है और उधर से ऊपर से आ रहे हैं, दोनों से पार कर रहे हैं, तो आप तो अपनी गाड़ी में मोशन में ही है, आप इधर जा ही रहे हैं, लेकिन इधर से भी कोई गाड़ी मोशन मार रहा है तो आपको इससे तो जो फील हो रहा है मोशन इसका भी फील होगा, तो इसको ये आपको ज्यादा प्रतीत होगा। ये जो है इसमें बैठा हुआ व्यक्ति इस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति को इधर जाने वाले गाड़ी का चार्ज मतलब स्पीड उसका थोड़ा ज्यादा लगेगा और इसमें बैठा वाले को इसका ज्यादा लगेगा, तो यानी वो ऐड हो जा रहा है। यही बात कहना चाह रहे हैं शायद। जी बिल्कुल। तो ये आप लोग ये प्रश्न बनाए होंगे मैथमेटिक्स में, लेकिन वो आज आप लोग का यूज हो रहा है, वो हम लोग सापेक्षिक वेग के बल को निकालते हैं।
तो यहाँ तक आप लोग का सापेक्षिक वेग क्लियर है? जी सर। यस सर। तो इससे हम लोग जब आगे की ओर जाएंगे तो हम लोग का एक कॉन्सेप्ट आता है हम लोग का एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण क्या है? तो इसको चीज को पहले हम लोग जानेंगे। क्या हम लोग का वेग का कॉन्सेप्ट हम लोग जान चुके हैं। वेग किसको कहते हैं? कोई बताइए, आप लोग सुने ना अभी। वेग हम लोग कहते हैं किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी है, हम लोग इसको वेग कहते हैं, ठीक ना। और इसके बाद ये जो होता है इकाई समय हम लोग तय किए हैं, निश्चित दिशा में दूरी। तो इसी तरह अगर हम लोग एक्सीलरेशन को हम लोग लिखेंगे तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण हम लोग का क्या हुआ? वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर इसका आप एसआई यूनिट को ध्यान दीजिएगा तो वेग क्या है हम लोग का? वो एक सदिश राशि है। तो इसीलिए आपका जो त्वरण होगा वो एक सदिश राशि होगा। तो ऐसी अवस्था में अगर ऐसा समझिए, मान लिया जाए कोई वस्तु u वेग से गति कर रही है, जिसको हम लोग इसका प्रारंभिक वेग मानेंगे, और अगर किसी प्रकार से उस वस्तु को वेग को बढ़ा दिया जाए तो उसका वेग को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? या तो उसमें हम लोग धक्का देंगे या तो उसको एक्सीलरेट करेंगे। तो उसका जो अंतिम वेग हो गया तो वो v हो गया। और ये जो आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग तक जाने में उसका लिया गया समय अगर t है, तो यहाँ पर हम लोग को त्वरण जो होगा वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या है? v माइनस यू, यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का अंतर बटे समय, इसको हम लोग कहेंगे त्वरण। त्वरण के बारे में आप लोग क्लियर हो गए यहाँ तक? जी सर। तो अगर आप देखिए कि डायमेंशन देखिए, हम लोग वेलोसिटी का हम लोग का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और समय का हम लोग का यूनिट क्या है? सेकेंड। तब अगर हम लोग एक्सीलरेशन लिखते हैं वो होता है वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि मीटर पर सेकेंड बाय फिर से सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का एसआई यूनिट में। और डायमेंशन हम लोग लिखते हैं, मीटर को हम लोग लिखेंगे लंबाई है उसको लिखेंगे एल, और एस स्क्वायर जो है वो है हम लोग का टाइम का स्क्वायर। तो इसी तरह वो डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो एक्सीलरेशन में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है तब फिर इसका हम लोग केस कंडीशन के बारे में देखेंगे। एक्सीलरेशन का केस कंडीशन कि किस प्रकार के हो सकता है। क्लियर है सर? केस कंडीशन बताइए। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन में जिस प्रकार से हम लोग वेग बढ़ा सकते हैं उस प्रकार हम लोग वेग घटा भी तो सकते हैं। तो पहला केस में यदि हम लोग ये आपका जो अंतिम वेग है प्रारंभिक वेग से ज्यादा हो जाता है, केस 1 में जी, ये हम लोग हो गया केस नंबर 1, यानी कि अंतिम वेग जो है प्रारंभिक वेग से बड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में त्वरण जो हो गया वो हम लोग का हो गया धनात्मक हो जाएगा। तो इसका अर्थ आप लोग क्या समझ रहे हैं कि अब वो आपका गति बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है। समय के सापेक्ष का वस्तु का चाल वस्तु की गति बढ़ती चली जा रही है। तो ये हो गया हम लोग का केस 1। और केस 2 हम लोग देखेंगे। जरूरी नहीं है कि हम लोग गाड़ी को गति बढ़ाने के लिए उसको रोकने के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लिया ये आपका जो सर कंडीशन को ठीक से लिख दीजिए वहां, हाँ,
तो केस 2 में हम लोग कंडीशन देखेंगे, जो अंतिम वेग है अगर वो प्रारंभिक वेग से कम हो जाता है, v इज लेस देन u। हाँ, ये ठीक है कंडीशन सर। तो ऐसी अवस्था में क्या देख रहे हैं आप लोग, उसको गति को धीमा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्सीलरेटर को कम करते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, हम लोग का जो वेग होगा वो हो गया हम लोग का घटेगा। तो ऐसी स्थिति, ये जो आपका देखिए त्वरण आपका नकारात्मक हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया वस्तु का जो वेग है वो कम होने लगता है, और जो वेग कम होने का जो स्थिति है इसको हम लोग बोलते या मंदन। यहां तक आप लोगों को एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का? यस सर। जी सर। तो बसंत सर, आप केस 3 लिखे हैं, तो केस 3 के बारे में बताइए आप। क्लियर है? सर माइक में बोल दीजिए। वही तो बोल रहे हैं, क्लियर है सबको ये चीज? पहले देख पा रहे हैं ना? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है, अभी अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा देखिए। तो हाँ आ देखिए, गया। अगर प्रारंभिक वेग बराबर अंतिम वेग, यदि प्रारंभिक वेग बराबर अंतिम वेग, यानी वस्तु एक समान चाल से चल रही है, उसके वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। जब वेग में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन शून्य। तो ये त्वरण आपका शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर नो एक्सीलरेशन, ना एक्सीलरेशन हो रहा है ना डी एक्सीलरेशन, यहाँ त्वरण हो रहा है ना मंदन हो रहा है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बराबर है, वस्तु का चाल एक समान। बस यही बताना था। मैथमेटिक्स में जाएंगे तो हमको अगर बड़ा दिखा रहे हैं छोटा दिखा रहे हैं तो एक कंडीशन तो हमको दोनों को बराबर तो दिखाना होगा। यहाँ भले एक्सीलरेशन ना हो, लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 बोलेंगे, बस इसको, बस इतना ही कहना था। जी सर। तो यहाँ तक प्रीवियस में हम लोग जो चीज देखे, क्या वहां तक वो सारा चीज क्लियर है? तब फिर हम लोग न्यूटन के गति के नियम को देखेंगे। लोग कंफर्म कीजिए, तब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जी सर, पुराना वाला क्लियर हो गया। क्लियर है सर, क्लियर है सर। तो न्यूटन के गति को हम लोग जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जड़त्व क्या है। यहाँ जैसे सर लिखे हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जानने से पहले हम लोग देखेंगे जड़त्व होता क्या है। तो जड़त्व क्या है? कोई वस्तु अगर कोई जगह पे रखा हुआ है या गतिमान है, वो अपना स्थिति को बनाए रख रहा है, तो ये उसका वो प्रॉपर्टी है और उसको हम लोग जड़त्व बोलेंगे। और वो अपने से अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकेगा, यानी कि वो असमर्थ है अपना स्थान को बदलने में। तो ये हो गया उसका जड़त्व। यानी कि जड़त्व को हम लोग देखेंगे तो किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण होता है
जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यहाँ देखिए जड़त्व का डेफिनेशन सर ने लिखा है, किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण होता है जो वस्तु की अवस्था, चाहे वो विराम अवस्था में हो, चाहे वो वस्तु गतिमान की अवस्था में हो, तो वो अपने जो अवस्था है उसका जो परिवर्तन होगा उसका वो विरोध करेगा। ठीक है ना, तो ये उसका प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जड़त्व का जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला चीज है विराम का जड़त्व, विराम अवस्था, और दूसरा हो गया हम लोग का गति का जड़त्व। जैसे कि सर ऊपर में ही लिखे हैं, एक होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व। तो हम लोग का जो ये विराम का जड़त्व क्या है? विराम का जड़त्व होता है जब कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है तो वह अपने विराम अवस्था में हमेशा रहेगा जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। इसको हम लोग कहते हैं विराम का जड़त्व। तो इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे विराम का जड़त्व का, फुटबॉल वाला दे जैसे दीजिए। कोई गाड़ी खड़ी है, अच्छा ठीक है, अचानक से वो मूव करती है या स्टार्टअप होती है, आदमी लोग क्या होता है पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, तो ये होता है हम लोग का विराम का जड़त्व। गाड़ी तो आगे जाना चाह रही है लेकिन गाड़ी में जो यात्री बैठा हुआ है वो अपना प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना चाहता है, तो ये हो गया हम लोग का विराम का जड़त्व। दूसरा चीज होता है हम लोग का गति का जड़त्व। गति का जड़त्व जैसे है, जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का प्राकृतिक गुण है, तो इसमें ये गतिमान की स्थिति भी है। तो अगर कोई वस्तु एक समान अवस्था में गति की अवस्था में तब तक बने रह सकता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं गति का जड़त्व। और गति का जड़त्व का अगर हम लोग उदाहरण को देखेंगे, जैसे कोई वस्तु गतिमान है, जैसे बस में आप जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, अंदर में बैठे हुए हैं, अगर वो अचानक से ब्रेक लगा देता है तब क्या होता है? ट्रेन या गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन जो उसमें बैठा हुआ जो यात्री है आगे की ओर झुक जाता है, तो इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे गति का जड़त्व। ट्रेन तो रुक गया लेकिन जो उसमें बैठा हुआ यात्री है वो अभी भी आगे की ओर जाना चाह रहा है। तो जड़त्व का कॉन्सेप्ट से आप लोग क्लियर हो गए? जी सर। तो अब जब जड़त्व का हम लोग कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए तब हम लोग देखेंगे गति का प्रथम नियम। तब न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दोनों का नाम लिखिएगा तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो पता चला बस एक जन का लिख रहे हैं तो थोड़ा जो दोनों का लिख रहे हैं उसको एज मिल जाएगा, समझे ना? तो नोट्स ध्यान से लिखिएगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का गति नियम भी कहते हैं। तो अब जो जड़त्व का हम लोग स्थिति को देखिए, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो जड़त्व के नियम के अनुसार हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वो अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था से बदलेंगे उसको कब? तब तक वो विराम अवस्था में रहेगा जब तक कि उसको बाहरी बल ना लगाया जाए। कोई वस्तु तब तक एक समान से गति रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाएगा। तो ये हो गया जड़त्व का नियम। और इसी से हम लोग, जैसे न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है, इसी से हम लोग को बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा मिलता है, याद कीजिए। यही चीज आपको अगर बल से संबंधित कोई प्रश्न आता है तब आपको लिखना होगा कि बल क्या होता है। क्या न्यूटन का प्रथम गति नियम से हम लोग को बल की परिभाषा मिलती है। तो बल क्या है? किसी वस्तु का पर लगाया गया धक्का या खिंचाव जिसके वजह से वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन कर सकता है, ये होता है हम लोग का बल।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ये जो बल का परिभाषा हम लोग को कैसे मिला, कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है ना, तो वो तब तक नहीं रुकेगा या तब तक अपना गति नहीं बढ़ाएगा जब तक हम लोग उसको बाहरी बल नहीं लगा रहे हैं। तो क्या इससे हम लोग को बल का परिभाषा मिल रहा है? जी सर, मिल रहा है। यस सर। तो जितना भी आप लोगों को एग्जाम्पल बताए हम गति का प्रथम नियम में, तो ये गति का प्रथम नियम आप लोगों को क्लियर हो गया है। तब हम लोग इसका गति का दूसरा नियम की ओर जाएंगे। क्लियर है सर सर। क्लियर हो गया। बस में आप बैठे हैं, आपका वो आगे गिरते हैं या पीछे गिरते हैं, उस हिसाब से। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है उससे हम लोग को क्या क्या मिलता है? न्यूटन का गति के नियम से हम लोग त्वरण के बारे में जान रहे हैं, एक्सीलरेशन के बारे में। दूसरा चीज हो रहा है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है उससे हम लोग संवेग या मोमेंटम के बारे में जान रहे हैं। उसी नियम के अनुसार हम लोग आवेग, इंपल्स के बारे में जान रहे हैं। और न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार ही हम लोग बल का जो व्यंजक है या बल का जो सूत्र है उसको प्राप्त करते हैं। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन गति का जो दूसरा नियम है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर देखिए यहाँ, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है और बल की दिशा में होती है। तो यहाँ पर एक चीज आप देखिए, संवेग क्या होता है? संवेग जो होता है आपका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यानी कि P = m × v। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, P जो है सीधा तौर पर m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो आपका संवेग है वस्तु के मास और वस्तु के वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर एक चीज अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए कोई वस्तु का अगर मास ज्यादा है, यानी कि उसका संवेग भी ज्यादा होगा, और कोई वस्तु का अगर मास यानी कि द्रव्यमान कम है तो उसका संवेग भी ज्यादा होगा। लिख दीजिए सर वहां P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अब देखिए, अगर देखिए संवेग ज्यादा है तो मोमेंटम आपका ज्यादा होगा, क्योंकि संवेग जो है आपका वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसको ऐसे समझिए, आपका ज्यादा होगा तो मास आपका ज्यादा होगा, यानी कि सीधे तरह से समझिए, अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, ठीक ना, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। कोई वस्तु अगर गति कर रहा है, अगर उसका गति ज्यादा है तो उसको रोकने वाला जो बल होगा वो हम लोगों को ज्यादा लगाना होगा, और अगर कोई वस्तु का वेग कम है तो उसको रोकने वाला बल ही हम लोग को कम लगाना होगा। सर व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा गया, उसको देखिएगा। अब बसंत सर आप यही बता रहे थे या कुछ अलग था तो बता दीजिए। इसमें
हम बता रहे हैं, उदाहरण से समझा दे रहे हैं। हाँ ये होता है, उस पे आएंगे अदिति, उस पे आएंगे। F = m में हम उसी पर आ रहे हैं, हम लोग आपको इधर से ले जा रहे हैं, आप जो आपको सीधा सीधा हम लोग कह सकते थे उस पे आ रहे हैं, तुरंत इसी से लेकर आ जाएंगे। तो शुरू में हम लोग ने बताया, चलिए इसको ठीक है मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए मान लेते हैं एक उदाहरण लीजिए, एक बुलेट ले लीजिए, गोली, ये मान लेते हैं बहुत हल्की वजन की है, और लेकिन इसका साथ क्या होता है, वेलोसिटी ज्यादा होता है इसका, बंदूक से निकलती है तो तेज ज्यादा होती है ना, और साफ साफ यहाँ दिख रहा है पी किस पर निर्भर कर रहा है, वस्तु के वेग पर। तो अगर बुलेट वो वेग ज्यादा है, मास कम है, तब भी संवेग ज्यादा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए एक ढेला, आपके ऊपर पत्थर, आपको कोई चला के मार दिया, तो कितना भी चला के मार देगा, थोड़ा मान लीजिए 2 किलो का एक पत्थर है, आपको चला के मार दिया, कितना भी तेज चला के मार देगा, क्या गोली के इतना तेज चला के मार सकेगा कोई? नहीं, दोनों केस में। यानी ये जो मोमेंटम है मेरा, मास के साथ भी इस पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, और वेग कर भी। अगर द्रव्यमान कम है, मास ज्यादा है, तब भी संवेग ज्यादा, और वेग कम है, द्रव्यमान ज्यादा है, तब भी चोट, दोनों परिस्थितियों को चोट लगना है। वही मास भी कम हो जाएगा, द्रव्यमान भी कम हो जाएगा, तो आप लोग को संवेग कम हो जाएगा। दोनों, तो दोनों में से कोई भी बढ़ेगा, संवेग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दोनों पर निर्भर कर रहा है ना, यही मैं कहना चाह रहा था। अब जैसे उन्होंने F = m में आया, वो विशेष परिस्थिति में आता है, तो हम लोग आ रहे हैं उसी पर। देखिए अब हम लोग का परिभाषा कह रहा है, परिभाषा हम लोग कह रहा था संवेग में परिवर्तन, यानी ये जो मेरा मोमेंटम है इसमें चेंज हो रहा है, मोमेंटम में चेंज। तो मान लेते हैं किसी वस्तु का एक समय मोमेंटम p1 था, मोमेंटम उसका चेंज हो गया p2, तो परिवर्तन क्या हुआ, p2 - p1, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। और ये किसके बोल रहा है, उस पर लगने वाला जो असंतुलित बल है, इसके समानुपाती है। चलिए समानुपाती के लिए बाद में तो कांस्टेंट हटाते हैं, तो ये बराबर के मान लिए, इसको हटाना चाहे तो ये यही ना, ठीक है सर? जी जी बिल्कुल सही है। हाँ, P के लिए हम लिख सकते हैं mv2 - mv1। इस समय जब द्रव्यमान वस्तु का ही है, इसमें वेलोसिटी v1 रहा होगा, और जो द्रव्यमान ये है वेलोसिटी v2 है। हम लोग इस परिस्थिति में द्रव्यमान को स्थिर ले लेते हैं। ये जो F = ma आता है, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ एक ही परिस्थिति में आता है, जब द्रव्यमान आपका स्थिर हो, द्रव्यमान फिक्स हो। द्रव्यमान अगर वेरिएबल हो जाएगा तो ये फॉर्मूला जो सेकंड लॉ ऑफ FM ये फेल कर जाएगा। यहाँ पर तो देखिए मान लेते हैं आरंभिक वेग प्रति संवेग था p1, तो mv1 कर दिए, वही वस्तु उसका द्रव्यमान तो चेंज। मान लेते हैं एक पत्थर हम लोग पहले फेंके, पहले हाथ से फेंके, दूसरी बार हम लोग गुलेल से फेंके, तो दोनों में संवेग दोनों अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन वो पत्थर का द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन अलग अलग। अब हाथ से फेंकेंगे तो शायद किसी को कम चोट लगे, वही गुलेल से चला के मार देंगे तो शायद उसको ज्यादा चोट लगे, तो संवेग ज्यादा। अब देखिए ये हो गया। अब इसको देखिए, m अगर हम बाहर ले लें, v2 - v1 / t, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। ये लीजिए त्वरण आ गया। तो F = ma वो कंडीशन है सेकंड लॉ का, जब द्रव्यमान फिक्स रहे। द्रव्यमान अगर वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन 99% केसेस में आपका द्रव्यमान निश्चित फिक्स रहता है। इसीलिए मैं ये परिभाषा को लिखवाया, ना कि वो पर। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये वाला पॉइंट अगर इससे सेकंड लॉ को परिभाषित कीजिएगा ना, तब आपका वो ज्यादा नंबर देगा डायरेक्ट उसके लिखने के बजाय। ये टर्म आपको देखिए एक्सीलरेशन दे रहा है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये देखिए वेग में परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान निश्चित है उसका। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए सर। तो गति का हम लोग जो दूसरा नियम हम लोग अभी पढ़े, तो उसमें हम लोगों से क्या क्या चीज जानने को मिला। पहला चीज देखिए मिला हम लोग को क्या, F = ma। F = ma क्या है, वो हम लोग का बल का सूत्र या बल का व्यंजक है। फाइनल एक बार लिख दीजिए सर कि गति का दूसरे नियम से हम लोग को क्या क्या मिला। बल का हम लोग को सूत्र मिला, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीज हम लोग को मिला क्या, संवेग, मोमेंटम क्या होता है, P = m × v।
तीसरा चीज हम लोग को मिलता है आवेश। वो होता है हम लोग को क्या, आवेग, आवेग, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है हम लोगों का वो बल और समय का गुणनफल होता है, यानी कि I = F × T। जी जी। तो इसका देखिए, इस व्यंजक को अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसका बल और समय का गुणनफल है। यानी कि इसके अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर वो आपका समय जितना कम रहेगा, ठीक है ना, तो आपको जो वो आवेग है वो उतना कम महसूस होगा। क्योंकि यहां पर देखिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F हो जाएगा और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। यानी कि आवेग जो है बल के समानुपाती हो रहा है और साथ ही साथ आवेग जो है वो समय के समानुपाती भी हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में अगर इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे आप क्रिकेट के बॉल को कैच करते हैं, तो उस वस्तु को जब या उस गेंद को आप कैच करते हैं तो पीछे की ओर आप खींचते हैं। उससे क्या होता है, वो जो आपका समय अंतराल जो है उसको आप बढ़ाते हैं। अगर वो समय अंतराल आपका बढ़ रहा है तो आपका प्रभाव वहां कम पड़ रहा है वो को। और अगर आप पूरी तरह से उसको रिजिड रखते हैं हाथों को, तब आपको उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो यहां से आप देखिए न्यूटन गति का अगर आप दूसरा नियम का एग्जाम्पल भी देखिएगा, तो टेनिस का अगर गेंद है तो क्रिकेट का गेंद से आपको उसमें कम चोट लगेगा। दूसरा चीज, अगर आप कोई मिट्टी में कूद रहे हैं, कोई फर्श पे कूद रहे हैं, कोई अगर आप पानी पे कूद रहे हैं, तो सबका तुलना में अलग अलग आपको प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अगर आप पानी पे कूद रहे हैं तो हल्का सा आघात महसूस होगा, अगर आप बालू पे कूद रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आघात महसूस होगा, अगर आप पूरी तरह से कठोर मिट्टी पे या फर्श पे कूद रहे हैं तो आपको वो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वहां जितना ही आप वो कठोर स्थिति की ओर जा रहे हैं, आपका जो वो समय अंतराल है वो घट जा रहा है, इसी वजह से आपको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये हो गया हम लोग का न्यूटन गति का दूसरा नियम। न्यूटन गति का दूसरा नियम से हम लोग को क्या क्या मिला? पहली चीज मिला हम लोग को बल का व्यंजक। दूसरा चीज हम लोग सीख रहे हैं उसमें क्या, त्वरण कैसे है, उस चीज के बारे में भी F = ma से हम लोग को पता चल रहा है। इसके बाद हम लोग को पता चल रहा है मोमेंटम, संवेग, और चौथा चीज हो रहा है आवेग, इम्पल्स के बारे में। तो फिर यहाँ से हम लोग आगे की ओर जाते हैं न्यूटन गति के तीसरे नियम। मात्रक वगैरह का जिक्र करवा दीजिए सर। जी जी, अच्छा। तो अगर हम लोग बल का SI मात्रक देखते हैं तो बल का SI मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन। और इसी को अगर हम लोग लिखते हैं F = ma, तो मास को हम लोग क्या लिखते हैं? केजी में लिखेंगे। एक्सीलरेशन को हम लोग मीटर/सेकंड² में लिखेंगे। तो यहां से आपको इसका डायमेंशन भी पता चल रहा है। केजी का डायमेंशन लिखिए, इसके बाद फिर आप मीटर का डायमेंशन लिखिए और सेकंड का जो डायमेंशन है उसको लिखिए, तब आपको बल का विमा भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको बल का SI मात्रक भी मिल चुका है। SI मात्रक न्यूटन या केजी मीटर/सेकंड², और डायमेंशन हो जाएगा mLt-2। देखिए मैं ही कर देता हूँ, असली मात्रक तो केजी मीटर/सेकंड² होता है, लेकिन इस बात को न्यूटन साहब ने, मैं हमेशा साइंटिस्ट लोग को साहब बोला करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, न्यूटन साहब ने इस बात को बताया, तो उसी के सम्मान में ये इस मात्रक को न्यूटन कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, असली मात्रक ये है, इसको मत भूलिएगा। जैसे वोल्ट हो गया, फिर एम्पियर हो गया, ये सब उन साइंटिस्टों के सम्मान में वो सभी नाम रखा गए हैं, ये होता नहीं है। असली मात्रक केजी मीटर/सेकंड, इसको याद रखिएगा। हाँ, इसके बाद इसको याद रखिए, वो सही है।
और क्योंकि आपको डायमेंशन इससे निकलेगा ना कि इससे निकाल पाइएगा। अगर कोई बोलिएगा बल का SI मात्रक न्यूटन है तो आप उससे कभी डायमेंशन तक नहीं पहुंच पाइएगा। उसके असली मात्रक इससे, अगर इसको कीजिएगा तो केजी के लिए हम लोग मास के लिए, केजी क्या है, इधर मास है, तो मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t, तो mLT-2। इसको याद रखिएगा तो डायमेंशन में नहीं चुकिएगा। ये लिखिएगा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, लेकिन इसको मत भूलिएगा। बस यही रिमार्क करना था। कंटिन्यू कीजिए सर। आगे हम लोग को आता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम हमको क्या कहता है, अगर कोई दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया है, ठीक है ना, एक वस्तु जितना बल दूसरी बल वस्तु पर आरोपित करता है तो दूसरी वस्तु भी प्राथमिक वस्तु पर उतना ही बल आरोपित करती है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप कोई वस्तु को भूमि पर रख रहे हैं तब आप लोगों को क्या मिलता है, वहां पर ये जो वस्तु है अपना वजन से भूमि पर बल लगा रहा है, तो वो जो भूमि है वो भी उल्टा दिशा में जो रिएक्शन फोर्स है वो आपको उस वस्तु को रोके रखा है। उसको R से डिनोट कर दीजिए सर, रिएक्शन फोर्स को। जी जी, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और न्यूटन गति के तीसरे नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहता है। सर इंग्लिश में भी बता दीजिए। Newton's third law of motion is also called action reaction law. जी क्लियर है? जी 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 जी। ये उसे समझिए, बंदूक चलाने वाले के देखिए धक्का पीछे लगता है। जो बड़ा बंदूक चलाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कंधे में रखते हैं तो कंधा धक्का लगता है। तो वही, यानी जितना फोर्स उधर लगा उतना पीछे भी धक्का मारेगा तभी वो आगे जाएगा। तो ये वाला, तो बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक द्वारा गोली पर एक बल आगे की ओर आरोपित होता है, जबकि गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे बंदूक पर भी पीछे की ओर झटका लगता है। फिर जैसे नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से पानी को पीछे की तरफ धकेलना पड़ता है। फिर जैसे जमीन पर पैदल चलता हुआ मनुष्य अपने पैर से पीछे की ओर धकेलता है, जबकि पृथ्वी भी प्रतिक्रिया स्वरूप मनुष्य को आगे की ओर धक्का देती है। फिर जब कुएं से रस्सी द्वारा पानी खींचा जाता है और अचानक यदि रस्सी टूट जाए तो रस्सी खींचता हुआ मनुष्य पीछे की ओर गिर जाता है। ये कुछ उदाहरण थे थर्ड लॉ के। और इसमें और एक ध्यान दीजिएगा आप, जैसे रॉकेट का गति है तो उसमें कुछ फ्यूल्स है, फ्यूल्स में कुछ रिएक्शन होता है। वो क्या होता है, भूमि पर या जहां पर वो आपका लैंडिंग पैड है, रेस्टिंग पैड है, उस पर वो फोर्स लगा तभी वो ऊपर की ओर जाता है। तो ये भी इससे हम लोग न्यूटन के गति का तीसरा नियम का हम लोग को व्यंजक मिलता है। और इससे और एक चीज हम लोग का ध्यान में देखिएगा कि न्यूटन गति के तीसरे नियम से ही हम लोग को पता चलता है कि बल जो है हमेशा जोड़ा में या युग्म में कार्य करता है। मतलब इसका क्या हुआ, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो न्यूटन के गति का जो हम लोग नियम को देखते हैं तो पहला नियम हम लोग को क्या बताता है, पहला नियम है हम लोग का जड़त्व का नियम, जिससे हम लोग को गैलीलियो का गति नियम भी कहते हैं। और उससे हम लोग जड़त्व का डेफिनेशन मिल रहा है, साथ में हम लोग को बल का परिभाषा मिल रहा है। तो बल का परिभाषा हम लोग को किस प्रकार मिला है, उसमें हम लोग देखते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम से कोई वस्तु तब तक अपने विराम अवस्था में है या कोई वस्तु
तब तक अपने गतिशील अवस्था में है, तब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। इससे हम लोग को क्या मिल रहा है? बल का परिभाषा मिल रहा है। ठीक है। और दूसरा नियम हम लोग को क्या बतलाता है? दूसरा नियम से हम लोग को बल का डेल्टिक मिलता है। बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और तीसरा नियम हम लोग देखते हैं न्यूटन का। न्यूटन का तीसरा नियम हम लोग का क्या है कि बल हमेशा जोड़ा या युग्म में काम करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई दो वस्तु है, ठीक ना, और पारस्परिक अगर क्रिया करता, एक वस्तु जितना बल दूसरा वस्तु पर आरोपित करता है तो दूसरा वस्तु भी विपरीत में उतना ही बल लगाता है। इसी कारण से न्यूटन गति के तीसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और तीसरा नियम का हम लोग उदाहरण देखेंगे तो एक बंदूक से अगर हम लोग गोली चलाते हैं तो बंदूक का पीछे हटना। अगर हम लोग पानी में तैर रहे हैं, पानी को हम लोग पीछे धकेलते हैं तभी हम लोग आगे की ओर जाते हैं। हम लोग पैदल चाल चलते हैं तो पैर से हम लोग भूमि को पीछे की ओर ठेलते हैं तभी हम लोग आगे की ओर जाते हैं। इसके बाद हो गया हम लोग का रॉकेट का जो गति है वो भी न्यूटन गति का तीसरा नियम के अनुसार है। तो इस तरह हम लोग का जो गति का जो नियम होता है वो पूर्ण हो जाता है। बसंत सर देखिए, इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ बचा है क्या? सिलेबस कह रहा है, देखिए मैं सिलेबस एक बार देख लेता हूँ। सिलेबस कह रहा है चाल के बारे में, वेग, ये दोनों हो गया। एक है गुरुत्व के बारे में, ठीक, एक है द्रव्यमान के बारे में, और भार, बल, आघात, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। सिलेबस ये कह रहा है इन सभी की परिभाषाएं, इन सभी की परिभाषाएं। यहां से लंबा क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद कम है, लेकिन यहां से आपको अगर क्वेश्चन बनेगा तो जो ऑब्जेक्टिव वाला है पूरा संभावना है कि इससे रहे। आप सबका फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ध्वनि वाला से ही पूछ लिया है और सौरमंडल में गति वाला ही पूछ लिया है। और मानकों की पद्धति SI CGS, यहाँ से भी सवाल, बड़े सवाल उम्मीद कम है। यहाँ जो मानकों की पद्धति है, जो MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और SI, इससे भी ऑब्जेक्टिव ही बनने का संभावना है। बाकी आप तो ये हमारा चाल हो गया, वेग हो गया, गुरुत्व भी बता दिया आपने, जड़ता है वही गुरुत्व है, ठीक। द्रव्यमान और भार में दो जरा कर देते तो अच्छा हो जाता। मास एंड वेट, कोई बताएंगे अच्छा द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, या क्या दोनों अलग अलग है कि एक ही बात है? कोई बताइए। ये सिलेबस कह रहा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है द्रव्यमान और भार अलग है सर। अगर वेट का देखेंगे तो वेट में सर ग्रेविटी ऐड हो जाएगी सर, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो द्रव्यमान यानी कि मास, हम लोग बाजार जाते हैं तो हम लोग द्रव्यमान में वस्तु खरीदते हैं कि भार में वस्तु खरीदते हैं? भार में वस्तु खरीदते हैं। नहीं सर, द्रव्यमान में खरीदते हैं, भार में थोड़ी खरीदते हैं। लीजिए आपके सामने काम कर रहे हैं ना सर। देखिए ना, आपको आलू, सुनिए, ये ले तराजू, ठीक, ये रहा आपका आलू, द्रव्यमान में खरीदते हैं ना सर। हाँ, ये है आलू, ये है 1 किलो का बटखरा।
इसका जी जितना लग रहा है इधर भी तो जी उतना लगेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, एम ही तो मिलेगा आपको। अच्छा, जी जी जी। अब प्लेयर को मास में हम लोग खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपका अपना वजन करते हैं, यस सर, यस। लेकिन अगर आप अपना वजन करते हैं तो वो भार है, और यही भार जब आप चंद्रमा पर जाते हैं, चंद्रमा पर जाएंगे तो चंद्रमा पर आपका भार क्या हो जाएगा? कम होगा या अधिक होगा? डिवाइड बाय कम हो जाता है। कम होगा सर। कम होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व बल है, वो कम है पृथ्वी के गुरुत्व बल की तुलना में। इसीलिए यानी अगर आप आपका आज यहाँ धरती पर वजन मान लेते हैं आपका 60 किलो है, ठीक, तो यानी mg इक्वल टू 60, तो अगर मास आपका निकलेगा 60 डिवाइडेड बाय 10, g का मान अगर हम 10 ले लेते हैं तो मास आपका इतना ही आएगा ना। g का मान 908 नहीं लेते हैं, 10 ले लेते हैं। जी सर। तो यही चीज और कम वहां फील होगा, और यही चीज आप लोग को लिफ्ट में चढ़ते उतरते समय अपने भार में कमी और वृद्धि का एहसास आप लोग करते हैं। लिफ्ट में चढ़े ही होंगे, वहां पर कमी और वृद्धि का एहसास होता है ना। तो ये थोड़ा अंतर था द्रव्यमान और भार में, बस यही बेसिक डिफरेंस है। द्रव्यमान में हम लोग सिर्फ वस्तु का जो जितना है उतना ही हम लोग बताते हैं, जो जितना उसका गुण है, ठीक है, गुण नहीं बोलेंगे इसको। जबकि भार में द्रव्यमान के साथ साथ जो उसमें लगने वाला गुरुत्व बल भी कार्यरत है। जी मुंडा जी, आप बोलिए, कुछ पूछ रहे थे, आप हैंड उठाए थे, दुबराज मुंडा जी। सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है सर, थोड़ा सा कि अगर रिलेशनशिप पूछने को आए, जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे सर? स्पीड और वेलोसिटी यानी कि स्पीड को क्या बोलते हैं? चाल। जी सर। और यस सर। बोलते हैं वेग। तो चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, ठीक, और इसका है विस्थापन बटा समय। पहला बात, चलिए ठीक है, हम जहां तक समझ पाए क्लास करके, या फिर जितना हमको आता है हम उसके हिसाब से बता दें, प्रयास करते हैं। बाकी सर जरा देख लीजिएगा, इसको हम सही बता रहे थे। जी जी, फिर हम बता देंगे। तो यानी कि देखिए, आपको फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को। जब चाल निकालते हैं ना, चलिए हम दो बिंदु ले लेते हैं, ए और बी। ए से बी आदमी कुछ इधर से गया, ये पाथ 1, तो क्या बोलेंगे? इस व्यक्ति ने इतनी दूरी तय की, मान लेते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है, और मान लेते हैं इसको जाने में लगा 1 घंटा। तो चाल क्या बोलेंगे? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। पहला बात तो ये हो गया। लेकिन वही अगर हम वेग का बात करें, तो वेग में क्या इस वाले पाथ को कंसीडर करेंगे? अगर ये उपलब्ध हो मेरे पास तो नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे। तो वेग के समय क्या करेंगे? मान लेते हैं विस्थापन है 3 किलोमीटर, ठीक, और मान लेते हैं इसको 1 घंटा लग रहा है, तो यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला बात, क्या अंतर हो रहा है आप ही बताइए पहले। चलिए, अंतर तो अंतर तो लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको शब्दों में इसको कैसे कहिएगा? चलिए, कोई कहेंगे? ऑलवेज स्पीड ग्रेटर देन वेलोसिटी। जरूरी नहीं, ऑलवेज नहीं, इक्वल देन भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। तो इक्वल या तो उससे ज्यादा ही होगा, वो जो सर शुरू में ही सुजीत सर बोले थे बात। दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं होता, पहला बात। इसमें हमेशा एक डायरेक्शन होगा। ए से बी में जा रहे हैं, इसमें यही पॉसिबल है कि नहीं है सर? जी सर। देखिए ना, तो दूरी है, ये दूरी हुआ कि नहीं हुआ बताइए ना। ये कोई बोला नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, वैसे ही जाएंगे, क्या कर लीजिएगा उसको। तो इसने इतनी दूरी तय की और जितना समय उसमें लगा, तो ये चाल बताएगा। लेकिन वेलोसिटी आपको हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद साथ ही बताएगा। इसलिए जब भी हम चाल और ये दूरी और विस्थापन हम जब भी किसी को पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमेशा ये चीज है, 4 रास्ता दे देते हैं। ये देखिए, इधर से गया, तो displacement is nothing but the shortest distance between the 2 points, और
डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस तो इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, ये भी डिस्टेंस, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। जैसे किसी को दुमका से पाकुड़ आना है तो बोले नहीं हम उधर गोड्डा से घूम के साहेबगंज होते हुए आएंगे, कोई बोले क्या है भाई उतना घूमेंगे, सीधा हमारा पर लिट्टी पड़ा होते हुए आएंगे। जिसको लोग जो इलाके के हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना सर? क्या ठीक एग्जाम्पल दे रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल सही है। बस, और या तो फिर और कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाए। ठीक है, रही बात विस्थापन और नहीं बोलते कि चाल और वेग में अंतर, मैं उसका पीडीएफ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप में। संबंध, एक क्वेश्चन आया था, संबंध बताना है सर। संबंध बताना है, चलिए ठीक। तो यानी कि चलिए हम लोग तो यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यदि, चलिए संबंध यही हो जाएगा, यदि दूरी न्यूनतम हो, क्या हो? दूरी न्यूनतम हो, तो चाल बराबर न्यूनतम दूरी यानी विस्थापन बटा समय हो जाएगा। तो चाल और वेग में एक ही समय हो सकता है, रिलेशन हो सकता है जब वो दूरी न्यूनतम हो जाए, क्योंकि विस्थापन भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का दूरी ही तो है, विस्थापन अलग चीज थोड़ी है। जैसे हम लोग समझते हैं, आप लोग अगर ये वृत्त अगर लोग जानते होंगे, तो अगर ये वृत्त में देखिए ये क्या है बताइए, क्या है जो केंद्र से होकर जाती है सबसे लंबी? ये व्यास है, डायमीटर डी। क्या है? और ये क्या है? जीवा है। ये जीवा, हाँ, और ये जीवा नहीं है क्या? वो सबसे लंबी जीवा है सर, सबसे लंबी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा। तो उसी ही सबसे छोटी दूरी, विस्थापन भी दूरी है। तो विस्थापन कब, चाल कब वेग में आएगा? जब वो दूरी सबसे न्यूनतम दूरी सबसे न्यूनतम। चाल क्या बोलते हैं, आपका वेग बन सकता है, चाल आपका वेलोसिटी हो सकता है, चाल वेग में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वेग कभी चाल में बन सकता है क्या? चाल से तो आप अगर वेग में जा सकते हैं, क्यों? चाल आप न्यूनतम दूरी तय करेगा वो, लेकिन अगर वेग तो हमेशा, वेग क्या चाल में जा सकता है? ऐसे हो सकता है, उसके लिए तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही उसको ट्रेवल करना होगा। यस सर। तो चाल कैन बी वेलोसिटी, स्पीड कैन बी वेलोसिटी, बट वेलोसिटी कैन नॉट बी स्पीड। पता नहीं समझ पाए कि नहीं पाए, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आपका स्पीड जो है वो वेलोसिटी हो सकता है कब? जब दूरी न्यूनतम हो जाए। एक केस बन सकता है ना? हाँ सर। तो वास्तव में, और दूरी जब भी ये होगा, वेलोसिटी होगा, तो वो सदिश राशि है, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, वो एक निश्चित दिशा में ही ना होगा। लेकिन दूरी के लिए कोई निश्चित दिशा नहीं हो सकती है, दूरी तो किधर से भी हो सकता है। यही तो मैंने एग्जांपल जो दिया था, इसका क्या डायरेक्शन, इसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे बताइए? क्या कोई दिशा निश्चित है? कभी इधर कभी उधर की ये दिशा, जबकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तो डायरेक्शन निश्चित है कि इसी दिशा में जाएगी। तो परिमाण के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी तो आ रहा है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी दिख रहा है इसमें, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस में आपको वेक्टर क्वांटिटी नहीं दिखती है, ये एक अदिश राशि है। कोई सर्च कीजिए, तो वो सर्च कीजिए चाल और वेग में अंतर, कुछ 3-4 पॉइंट अंतर तो डिफरेंस आ ही जाएगा, क्योंकि मैं ही सर्च कर देता हूँ। अंतर तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को लेके भी है सर। वही तो बोल रहा हूँ, चाल और वेग में अंतर बहुत है सर, लेकिन संबंध स्थापित करता, एक ही तरह से हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं उसमें। एक ही कंडीशन, वही तो बोला, जब कब हो जाए, जब दूरी हो जाए न्यूनतम। चाल बराबर जब हम लोग बोलते हैं दूरी बटा समय, तो जब ये दूरी न्यूनतम हो जाएगी तब जो चाल कहलाएगी, तब उस चाल को वेग बोलते हैं। जी सर, ये काफ़ी है नोट्स उठाने के लिए, इतना ही काफ़ी है, यानी कि सही बताया आप। ये आराम से सबको समझ में भी याद रहेगा, याद भी रहेगा। सेटिस्फाई हो गए ना आप जो क्वेश्चन पूछे थे? अच्छा सर, ये सेकंड वाला का एक तो था
क्वेश्चन उसको आप लोग क्लियर कर दिए थे ना, व्हाट्सएप में भेजे हैं। एक स्टूडेंट पूछा था, उसमें देखे थे या नहीं देखे थे आप लोग? बस हाँ सर, वो क्लियर कर दिए थे सर, क्लियर कर दिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सर, थोड़ा जल्दी करते हैं, अभी दूसरा क्लास का भी टाइम हो रहा है, सुजीत सर भी जाएंगे। ठीक है, तो कीजिए, समापन कर दीजिए आज का। तो क्या साइंस हो गया पहला चैप्टर अपना। वेग में अंतर स्थापित कर देते हैं और इसको यहीं समाप्त कर लिया जाएगा। तो चाल और वेग में जब भी अंतर हम लोग स्थापित करेंगे, सबसे पहले दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे। चाल का डेफिनेशन हम लोग को क्या होता है? चाल का डेफिनेशन हो रहा है इकाई समय में तय की गई दूरी। सही जा रहे हैं ना सर? हाँ सही है, हाँ सही है सर। जी जी जी। और वेग हम लोगों का क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में कोई निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। हाँ देखिए, दूरी नहीं, विस्थापन। जी जी, जिसे निश्चित दिशा बोल रहे हैं सर। हाँ, दोनों में निश्चित अंतर है। ठीक, यहाँ दिशा आपका डिफाइन हो जा रहा है वेग में। तो हाँ, तो न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चाल हम लोग को क्या था? इकाई समय में तय की गई दूरी। उसका आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। वेलोसिटी में आप उसका लिखिएगा वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब देखिए, ये जो आपका दूरी जो है अदिश राशि है, इसीलिए आपका जो चाल है वो भी आपका अदिश राशि हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरे वेलोसिटी में देखते हैं तो विस्थापन हम लोग का सदिश राशि है, इसी के कारण जो वेग है वो एक सदिश राशि हो जाएगा। जब हम लोग इसका फॉर्मूला को लिख लिए तो अब हम लोग का यहां से मिल जाएगा एसआई यूनिट मिल जाएगा हम लोगों को। चाल बराबर दूरी बटे समय है, यानी दूरी को हम लोग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। समय का एसआई मात्रक है सेकेंड, यानी कि एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और उसी तरह वेग का भी वही एसआई यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। और दोनों का जो विमा है एल टी टू द पावर -1, और उसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे। और यहाँ एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाल जो है किसी भी गतिमान वस्तु का कभी भी शून्य नहीं होगा, लेकिन वेग जो है विस्थापन शून्य होने की स्थिति में वेग भी शून्य हो सकता है। और यहां से हम लोगों को व्यंजक क्यों मिलता है? चाल जो है वेग से बड़ा और बराबर होता है। ये इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। और यहां से हम लोग चाल और वेग कब बराबर हो सकता है? जब हम लोग का दूरी और विस्थापन बराबर हो जाए, ऐसी अवस्था में चाल जो है वेग के बराबर हो सकती है। इसके अलावा और कोई अंतर तो हमको दिख नहीं पा रहा है अभी। इतना पर्याप्त है सर? काफी है सर, मार्क्स मिल जाएगा अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखने का मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत मिल जाएगा। ठीक है, कोई रिलेशन पूछे तो यही रिलेशन यही है, ये वाला जो है चाल ग्रेटर देन इक्वल टू वेग, यही रिलेशन है दोनों में। और एक ही परिस्थिति है जब चाल वेग के बराबर होगा, जब दूरी न्यूनतम हो जाए, अन्यथा नहीं। चलिए सर, बहुत अच्छा से एक टॉपिक तो क्लियर हो गया। बाकी हम लोग कल फिर देखते हैं, कल का साइंस टेक ही कंटिन्यू करेंगे या फिर 50-50 कर लेंगे। जी जी, 50-50 कर लेंगे तो साथ ही साथ हम लोग का सब कुछ चलते रहेगा। ठीक है, एंडिंग नोट हम देते हैं 1 मिनट का या 2 मिनट का। दे दीजिए। देखिए स्टूडेंट लोग, आप लोग देखिए, सुजीत सर धनबाद में है, बसंत सर आपका 3 पहाड़ में है। बट आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा बसंत सर लिखे, क्योंकि जो सुजीत सर बोलते हैं लगभग पूरा वही चीज़ को लिख कर के रिप्रेजेंट करना बहुत ही टफ काम है। मगर ये है कि आप लोग देखिए सुने भी और विजुअल क्लास भी अटेंड किए, तो आप लोग को ज़्यादा याद रहेगा।
तो हम लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग से भी आशा करते हैं कि आंसर सब जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको लिखिए क्या। और देखिए आप लोग को होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि एक एक टीचर पढ़ाते रहता है, इसका बहुत प्रॉब्लम बहुत जगह इंस्टीट्यूशन में है, बट वो चीज़ हम लोग आप लोग को नहीं दे रहे। आप लोग को अलग अलग एडुकेटर का हेल्प मिल रहा है, तो आप लोग का आंसर में भी उस तरह सबका प्रभाव दिखेगा, और जितना आप लोग अलग अलग डायमेंशन से लिखेगा उतना ज़्यादा स्कोर होगा। तो वही क्लास में कंटिन्यूस आते रहिए। और अच्छा लगा सर, दोनों सर बहुत बढ़िया पढ़ाए। मेरा भी ये कंप्लीट नहीं था, मगर अब हो गया, हम लिख सकेंगे आराम से, हम लिख लेंगे सुन के। तो हमको कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि हम क्लास 8 में ही साइंस छोड़ दिए थे, तो पढ़े नहीं उतना। तो आप लोग को अच्छा मौका मिला है, तो उसको अच्छा यूज़ कीजिए और अच्छा से पढ़िए आप लोग। ठीक है सर, यही था मेरा एंडिंग नोट। कल आप लोग साउंड पढ़ के आइएगा, साउंड से सवाल जनरेट होगा, क्योंकि इसमें यही एकमात्र टॉपिक लग रहा है, क्योंकि वो वाला कैपलर का गति का नियम ऑलरेडी पूछ चुका है और ये साउंड से ही पूछा है। तो हम लोग साउंड कल आप लोग पढ़ के आइए। सुजीत सर आप भी रिप्रेजेंट दीजिएगा, कुछ मेरी तरफ से हो जाएगा जहां हम लोग ये कर लेंगे। अगर आप देख तो हम उसके बोर्ड पे ये कर देंगे, ठीक है? आप लोग भी पढ़ के आइए। जी सर, ठीक है, एंड करते हैं, अभी जाना है। सबको आए, इसके लिए सबको वेलकम। धन्यवाद सब लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू।